बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही, ख्वाहिश यही कि रब आप सबको महफूज रखे, खुश रखे। और नाज़रीन सबसे कहूँगी आज ख़ास तौर पर कि ज़िंदगी के इस नए दिन का मिलकर शुक्र अदा करते हैं। यकीन कीजिए, मैं आज आपसे एक ऐसा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि पता ही नहीं चलता ज़िंदगी का कि किस लम्हे जो है, माजरत थोड़ी मेरी आज अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इतनी बेरहम हो जाती है कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है। शदीद गर्मी है, गर्मी का मौसम। कल मैं प्रोग्राम करी थी हीट स्ट्रोक पर और बात यही हो रही थी कि गर्मी बहुत है, अपने आप को महफूज रखा जाए, अपना ख्याल रखा जाए। और मुझे ख़ुद कल दिन के एक लम्हे में ऐसा महसूस हुआ कि एकदम से जो है ना वो चीज़ें ऐसी होने लग गई हैं कि गर्मी की शिद्दत इतनी बड़ी कि मैंने ख़ुद जो है उसको बहुत ज़्यादा महसूस किया। और मैं सब इमेजिन भी कर रही थी कि वो बेचारे लोग जो सड़कों पर काम करते हैं, वो लोग जो आउटडोर वर्क कर रहे हैं, उनकी क्या हालत होती होगी, क्या कंडीशन होती होगी। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूँगी कि ये जो इस वक्त मौसम है, इसको बर्दाश्त करने की ताकत यकीनन रब अपने बंदों को ज़रूर देता है। जो जिस तरह का भी माहौल होता है, जिस तरह की भी जो है सिचुएशन होती है, अल्लाह अपने बंदों को हिम्मत देता है। लेकिन जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको ज़रूर अपनाइए ताकि आप मौसम की शिद्दत से जो है वो अपने आप को महफूज रख सकें। नो ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाता है, इसमें तबीयत बहुत बोझल होने लग जाती है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि आपकी कंडीशन इस तरह की है तो अकेले कम से कम मत रहिए, अपने पास इर्द गिर्द कुछ लोगों को रखिए ताकि अगर एकदम से आपकी अगर शुगर है या आपका ब्लड प्रेशर का आपको प्रॉब्लम है वो डाउन हो जाए या शूट कर जाए तो आपको फ़र्स्ट एड एटलीस्ट जो है वो दी जा सके। क्योंकि ऐसा होता है कि बिल्कुल आप जो है वो फेंट हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता, ना आपकी बॉडी जो है वो आप मूव कर पा रहे होते हैं, ना आप आवाज़ दे सकते हैं। सो इसलिए ऐसा नहीं है कि इस गर्मी की वजह से सिर्फ ब्लड प्रेशर लोगों के हाई हो रहे हैं, तबीयत ख़राब है। एकदम से जिस्म में मादनियात की कमी की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर लो भी हो जाता है। ORS है, नींबू का पानी है, लस्सी है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है, जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा वो कुछ कैल्शियम के साशेस आते हैं, वो भी बड़े हेल्पफुल हैं। वो भी आपको जो है वो इस मौसम में गर्मी से बचाते हैं और आपको जो है वो थोड़े टाइम के लिए जो है वो एनर्जाइज़ करते हैं। होता क्या है जब दूसरे के साथ कोई चीज़ होती है ना तो हम कहते हैं कि ये इसके साथ हुई है, ये इसके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ तो नहीं हो सकती। हम हमेशा अपने आप को जो है वो लाइन के इस तरफ देखते हैं और देखना भी चाहते हैं और अल्लाह करे कि हम इसी तरफ रहें। लेकिन लाइन के उस तरफ जाने में भी कुछ ख़ासा वक्त नहीं लगता। एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने इसी हवाले से आज। एक चूहा जो है उसने ना बिल बनाया एक घर में और वो वहाँ रहने लग गया। वो घर किसका था? वो एक किसान का घर था जिसके फाइनेंशियल जो हालात थे वो कुछ ख़ास बेहतर नहीं थे। वो इस तरह के मामलात थे कि वो बस रोज़ कमाता था, किसान था, खेती बाड़ी करता था और अपनी ज़िंदगी के मामलात चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि उस चूहे ने देखा कि वो जो किसान है वो अपनी बीवी के साथ आया है और एक शॉपिंग बैग है उसके पास और उसमें से वो कुछ सामान निकाल रहा है। तो चूहे साहब जो थे वो सोचने लगे कि शायद कोई खाने की चीज़ है जो ये दोनों लेकर आए हैं और अब ये निकालेंगे और जहाँ रखेंगे मैं ज़रा नज़र रखूँ उस पर, उसके बाद जो है मैं उस खाने की चीज़ पर हमला करूँगा। भूखा था वो। तो वो देखता क्या है, कहता है वो कि उस शॉपर में से जो चीज़ निकलती है वो कोई खाने की चीज़ नहीं होती बल्कि वो एक चूहादानी होती है जिसके ज़रिए जो है उस चूहे को पकड़ा जाएगा। वो काफ़ी परेशान होता है, उसको अपनी मौत दिखाई देती है। वो कहता है ये तो मामला बड़ा ख़राब हो गया। तो वो अपनी दुहाई लेकर या अपनी उस तकलीफ़ को लेकर जो है उसी घर में जहाँ पर वो रह रहा होता है, उस किसान के घर में जहाँ उसने अपनी मर्ज़ी से बिल बनाया होता है, वो जाता है कबूतर के पास और कबूतर को जाकर कहता है कि मेरी मदद करो, यहाँ पर जो है वो चूहादानी लगा दी है तो मैं किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता हूँ, तो तुम जो है वो मेरा साथ दो, किसी तरह मुझे बचाओ।
तो कबूतर हंसता है, वो कहता है दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो बड़ी खुशी खुशी यहाँ रह रहा हूँ, इन्होंने मुझे अपनी मर्ज़ी से यहाँ रखा है, मुझे दाना भी डालते हैं, तो तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, अब तुम अपना ख्याल करो। वो बेचारा मायूस हो जाता है कि कबूतर ने तो उसको ऐसी बात कह दी। फिर वो क्या करता है, उसी किसान के घर में जो है वो एक उसने मुर्गी का दड़बा बनाया होता है, जहाँ पर काफ़ी मुर्गियाँ थी जो ख़त्म हो गई थी। एक मुर्गी वहाँ बची हुई थी जो उस मुर्गी के दड़बों में रहती थी। तो वो उसके पास जाता है चूहा, और जाकर उससे कहता है कि ना तुम ऐसा करो, तुम मेरी मदद करो और मुझे कुछ सलाह दो कि कुछ इस तरह हो सके कि मैं यहाँ रहूँ भी और मैं उस चूहेदानी में जो हूँ वो पकड़ा भी ना जाऊँ, मुझे सलाह दो। तो वो कहती है कि ना, मुर्गी उसको कहती है कि तुम जाके अपना काम करो, मुझे परेशान नहीं करो, तुम सबका हक मारे हो, बेजा यहाँ रहते हो, चीज़ों को भी ख़राब करते हो, हमें भी परेशान करते हो, तो हम भी नहीं चाहते, तुम्हारा मसला है, तुम्हारा मैटर है, तुम खुद जानो। वो वहाँ से भी मायूस हो जाता है। अब उसको एक आखिरी रास्ता मिलता है, और वो रास्ता क्या होता है? वो रास्ता होता है कि उसी किसान के घर में एक बकरी होती है। वो उस बकरी के पास जाता है, वो कहता है उसको, तुम तो कद में भी मुझसे बड़ी हो, तुम तो ताकतवर जानवर भी हो, और तुम तो लाडली हो मेरे मालिक की, तो तुम किसी तरह कुछ ऐसा करो कि मेरी ज़िंदगी जो है ये बख्श दें और ये जो चूहादानी है इसको यहाँ से हटा दें। तो बकरी जो है वो थोड़ी सी ईगो में आकर ना, थोड़ी मगरूर होकर, गुरूर के साथ उसको कहती है कि तुम्हारी वजह से जो गंदगी है इस घर में वो मुझे परेशान करती है, तो हम तो ख़ुद यही चाहते थे कि किसी तरह से तुम्हारा ख़ात्मा हो जाए, तो अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। चूहा मायूस हो जाता है, वो वापस चला जाता है और वो कहता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी के दिन जो है वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता और कोई मेरी मदद नहीं करता। उसी रात होता क्या है, एक जहरीला सांप जो है, रात का अंधेरा होता है, तो एक जहरीला सांप जो है वो उस चूहादानी में फंस जाता है। अब वो जो किसान की बेगम होती है उसको लगता है कि भाई अंधेरा है, तो उसको लगता है कि उस चूहेदानी में जो चूहा हम पकड़ना चाहते थे वो फंस गया है। तो वो जब उसमें से उसको निकालने लगती है, वो चूहा तो नहीं होता, वो तो एक जहरीला सांप होता है जो उसमें फंस चुका होता है। तो वो जैसी उसे पकड़ती है, वो सांप जो है वो उसे डस लेता है। अब वो उसको जैसे ही डसता है उसकी बॉडी में जहर फैलने लग जाता है। हकीम को बुलाया जाता है, तो हकीम से कहा जाता है कि अब कंडीशन ऐसी है, अब आप बताएं क्या करना है। तो हकीम कहते हैं इमरजेंसी में कि इसको जो है वो कबूतर का सूप पिलाया जाए। अब क्या है, वो जो कबूतर था जिसने चूहे को बोला था मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, उसे हलाल किया जाता है और कबूतर का सूप बनाया जाता है। और कबूतर जो है वो पतीली में उबल रहा होता है और चूहा जो है वो ये सब मंजर देख रहा होता है कि इसने मेरी मदद नहीं की थी, तो अब जो है ये किसान की जो बीवी है उसको सूप बनाकर उसका दिया जाता है। अब क्या होता है कि वो बीवी जो है जो किसान की बेगम होती है उसकी बीमारी बढ़ने लग जाती है, वो बिल्कुल बिस्तर पर चली जाती है। तो रिश्तेदारों का आना जाना जो है उस घर में शुरू हो जाता है। अब किसान क्योंकि अपनी बीवी की खिदमत कर रहा होता है तो उसको मौका ही नहीं मिलता कि वो जाके कमा कर लेकर आए। तो अब घर में मेहमान होते हैं, वो सोचता है कि अब मैं इनकी खातिर तवाज़ा कैसे करूं। तो वो जो एक मुर्गी होती है जो दड़बे में सिर्फ एक ही बच्ची होती है, वो सोचता है कि इसको हलाल कर दिया जाए ताकि दस्तरखान भी सज जाए और मेरी इज्जत भी बनी रहे। तो वो जो मुर्गी बेगम होती हैं उन्हें भी बेगम पर जो है कुर्बान कर दिया जाता है। ये सिलसिला हो गया, वो कबूतर भी गया जान से और वो मुर्गी भी गई जान से। अब क्या होता है, कुछ दिन गुजरते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद जो किसान की बेगम साहिबा हैं वो इस दुनिया से रहलत फरमा जाती हैं, उनकी वफ़ात हो जाती है, वो चली जाती हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है उसके बाद, क्योंकि हमारे यहाँ निज़ाम इस तरह का है कि सोयम और ये सब उसमें लोग जमा होते हैं तो उनको खाने पिलाने का सिलसिला होता है। तो ऐसा ही दिन आता है कि सब जमा हुए हैं, फातिहा है, अब फातिहा का खाना करना है। तो किसान ये कहता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई माल बचा ही नहीं है, अगर कुछ बच गई है तो वो एक बकरी है जो मेरी लाडली है, लेकिन क्या करूं, इसको कुर्बान करना पड़ेगा। तो वो उस बकरी को जो है वो कुर्बान कर देता है और उसके बाद उस गोश्त का जो है वो खाना बनाया जाता है और घर में जितने भी लोग उस फातिहा के लिए आए होते हैं उनको खिलाया जाता है। उस घर से उस कबूतर, उस मुर्गी और उस बकरी की
कुर्बानी हो जाती है, और अगर उस घर में कोई बचता है तो वो वही चूहा होता है जिसने अपनी जान की पनाह मांगी होती है, जाकर लोगों को दुहाई दी होती है कि मेरी मदद करो, और सबने ये कहा होता है कि हमारा तो ये वक्त है, हमने तो यहाँ रहना है, लेकिन अब तुमने चले जाना है और हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जो समझने की ज़रूरत है, जो इस चीज़ में जो जानने की ज़रूरत है, वो ये है कि किसी पर भी किसी भी तरह का वक्त आ सकता है। अगर कोई आपके पास मदद के लिए आता है, अपनी दुहाई लेकर आता है, तो उससे एटलीस्ट आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट उसे सुने ज़रूर, क्योंकि ये जो सुनने वाला मामला है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो हम सोच रहे होते हैं ना कि ये तो उसके साथ हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ आप इमेजिन करते हैं कि यार ये इसके साथ हो रही है, हो सकता है उससे बदतर मामला जो है वो ज़िंदगी आपके साथ कर जाए, या हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपके साथ ज़िंदगी में हो जाएं। इसलिए मैं आज ये आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि अपने दिलों को नर्म रखिए। वो हिस्सा अपनी ज़िंदगी का जो दूसरों के लिए रहम की सोच रखता है आपकी ज़िंदगी में, वो ख्वाहिश जो ये चाहती है कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचे, उसको कभी भी अपने दिल से जो है वो मरने ना दें। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जो ये कहते हैं कि यार हम तो बहुत नर्म दिल हैं और इसकी वजह से ना हमें बहुत नुकसान होता है, लोग हमें चीट करके चले जाते हैं, हमें धोखा दे देते हैं और जो है हमें पता ही नहीं चलता। तो अब मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा दिल जो है वो सख्त हो जाए। इस तरह के लफ्ज़ जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। दिल की सख्ती तो रब को बिल्कुल पसंद नहीं है, और नरम दिल लोग जो होते हैं उन पर रब भी मेहरबान होता है और उन पर बंदे भी मेहरबान होते हैं। लेकिन वो होते किस तरह से हैं, वो मामला थोड़ा सा अलग है, जो शायद मैं और आप जो है क्योंकि मैं अपने लिए तो कहूँगी कम अकल लोग हैं, समझ नहीं पाते। कितना अच्छा हो कि एक शख्स जो आपको चीट कर रहा है या जो अपने दिल में आपके लिए कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, लेकिन वो आपके साथ है और आपको भी लगता है कि ये मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। एक तो बात ये ना कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट बहुत हो जाते हैं, हम दूसरों को अपने ऊपर रिश्तों को इतना हावी कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हम इतना हावी कर लेते हैं कि लोगों की हम कमज़ोरी बन जाते हैं, बल्कि लोग हमारी कमज़ोरी बन जाते हैं। और हमें लग रहा होता है कि अगर ये शख्स या ये रिश्ता कहीं आगे पीछे होगा तो हम जो हैं वो हिल के रह जाएंगे, या हमारे पास ज़िंदगी का मकसद जो है वो कहीं ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही मनफी सोच है, ये सोच बिल्कुल गलत है। इस सोच को बिल्कुल फॉलो नहीं जो है वो करना चाहिए, क्योंकि ये रब के फ़ैसले होते हैं। और सोचें ये कितनी बड़ी मेहरबानी है रब ताला की हम पर कि एक शख्स जो आपको चीट कर रहा है, जो आपके साथ लॉयल नहीं है, उसकी हकीकत आपके सामने आ गई और आपको पता चल गया कि ये शख्स जो है ये इस तरह का है, ये आपके लिए गलत सोचता है, ये आपके लिए मनफी राय रखता है। उसके बाद आप बैठे रो रहे होते हैं। आप रोना नहीं चाहिए, रब का शुक्र अदा करें कि रब ने आपको महफूज रखा। आगे जाकर शायद उस शख्स से आपको कोई ज़्यादा या कोई बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। वैसे तो जो दिल को भी तोड़ के चला जाए, इससे बड़ा क्या नुकसान होगा, लेकिन फिर भी ये रब के फ़ैसले हैं जो इंसान को कबूल करने चाहिए कि जब लोगों की हकीकतें आपके सामने आ जाएं तो सदका दें, रब का शुक्र अदा करें और ये सोचें कि ये शख्स जो है या ये जो रिश्ता है ये मेरे लायक ही नहीं था, ये उसकी जो है कहना चाहिए कि बदनसीबी है कि आप जैसा प्यारा इंसान जो है वो अब उसकी ज़िंदगी में नहीं रहा। रिश्तों को पूरी इज़्ज़त दें, उनको पूरा मान दें, उनको ओन करें, लेकिन वो रिश्ते जो आपको इज़्ज़त ना दें, जो आपको मान ना दें, मेरा दीन भी और जो मेरे सोशल जो मैं सर्कल की चीज़ें हैं, अगर मैं उनकी भी बात करूं तो मेरा माशरा भी मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जहां इज़्ज़त नहीं वहां जो है रहने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे किसी भी तरह का ताल्लुक़ हो, क्योंकि इज़्ज़त जो है वही किसी भी तरह के रिश्ते की जो है वो बुनियाद होती है। तो अपने रिश्तों को मान दीजिए, अपने रिश्तों को इज़्ज़त दीजिए और कोशिश करें जिस हद तक हो सकती है कि अपने अंदर की जो नफ़रत है वो होती है, इंसान के अंदर नफ़रत होती है। आप जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं
वो कोई चीज़ गलत करते हैं आपके साथ, या माशरे के कुछ इस तरह की तलखियाँ आपने देखी होती हैं जिसकी वजह से आपके दिल में जो है वो नफ़रत या सख्ती आ जाती है। कोई बात नहीं, आई थिंक सो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। हम इंसान हैं और डेफ़िनेटली अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मखलूक़ात भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने हमें नफ्स भी दी है, दिल भी दिया है। सो हम अक्सर कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं, थोड़े से वीक भी हो जाते हैं। तो ज़रूर कहीं ज़रूरत पड़ती है इजहार करने की, बताने की कि ये चीज़ जो है ये ऐसे हो रही है, आपको नापसंद है, आप चाहते हैं सामने वाले से कि वो ये चीज़ जो है उसको दोबारा ना दोहराए। लेकिन अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल उन लोगों के सामने कीजिए, उन रिश्तों से जो है वो अपने दिल की बात कीजिए जो आपके उन लफ्ज़ों के वज़न को समझते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए आपकी सोच या आपके अल्फाज कोई मायने नहीं रखते, और होंगे ऐसे लोग होंगे आपके इर्द गिर्द मौजूद। उनके आगे अपने अल्फाजों को ज़ाया करना, उनके आगे अपने जज्बात का इजहार करना जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बेकार सी बात है। कि वो है ना, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं। वो बड़े लोग कह गए ना कि किसी एक बेवकूफ़ इंसान के सामने जो है जब आप दलीलें पेश करते हैं ना और आप उसको समझाते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ये वैसे है, आप घंटों गुजार लें ऐसे लोगों के साथ, घंटों गुजार लें आप, और उसके बाद एट द एंड होगा क्या, वो वहीं खड़े होंगे जहाँ से उन्होंने अपनी पहली बात की है। क्योंकि वो ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो कन्विंसिंग नहीं होना चाहते। आप खुद थक जाते हैं, आपकी अपनी एनर्जी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है ऐसे लोगों को समझाते हुए। और यकीन करें मेरे भी इर्द गिर्द जिस तरह के अक्सर कुछ लोग होते हैं, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ रह रहे होते हैं, अब दोस्तों में आपके अच्छे भी दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं, जिनको ज़िंदगी में साथ चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अब आप उनको छोड़ दें, क्योंकि वो आपके प्यारे रिश्ते हैं। दोस्तों में भी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने खुद पर्सनली नोट किया है कि किसी दूसरे की एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव करना, इट्स सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप इस चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं अच्छाई की तरफ, बट ये भी एक हकीकत है कि जिन्होंने नहीं कन्विंस होना होता, आप उन पर कितनी भी मेहनत कर लें, आप उनके लिए कितनी अच्छी राय रख लें, वो आखिर में होता क्या है, वो उल्टे आपके दुश्मन हो जाते हैं, वो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। वो कहते हैं ये शख्स जो है ना, ये शख्स जो है ना, ये ठीक नहीं है। और बनिस्बत इसके कि एक समझदार इंसान, जब आप उसको दलील देते हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि आपने उसकी किसी कमी को जो है वो हाईलाइट किया है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और नाज़रीन, बहुत सारी बातें हुई आपके साथ, और अब जो है वो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से। और सेहत जो है, जिस तरह बार बार मैं इस चीज़ को जो है वो आपके सामने रख रही हूँ कि गर्मी बहुत है, अपना ख़याल कीजिए, एहतियात कीजिए। ओरल हाइजीन जो है, जो हम खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब ने आपको सेहतमंद बनाया है कि आप खुद जो है वो अपने मुंह के ज़रिए जो है वो खाना खा सकते हैं। लोग इस लेवल पर आ जाते हैं कि उनको ड्रिप्स के ज़रिए जो है वो उनकी बॉडी की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, बट द पॉइंट इज़ कि ओरल हाइजीन जो है वो आप अपने मुंह की सफाई किस तरह करते हैं, अपने दांतों का ख्याल किस तरह रखते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम अपने अंदर लेकर जाते हैं, और उसके बाद पेट के मसाइल और मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पेश आती हैं। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई कुछ ऐसे लोगों से जो डेफ़िनेटली एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला थे जिसकी वजह से हर चीज़ आपकी ख़राब हो रही होती है। मैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स की बात कर रही हूँ। आज मैं स्पेशली चाहूँगी जहाँ हम ओरल हाइजीन की बात करेंगे, वहीं ऐसे मरीज़ों के हवाले से भी बात की जाए जिनकी बीमारी की वजह से जो है वो दांत कमज़ोर होने लग जाते हैं, टूटने लगते हैं और हिलने लग जाते हैं।
होता क्या है कि आप जब डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं तो वो आपको यही कहता है कि जो आपका मर्ज़ है उससे कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब मर्ज़ भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता, दांत भी ख़राब हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, जिसकी वजह से खाना पीना नहीं हो पा रहा होता, वीकनेस हो जाती है। सो ये तमाम मामला जो हैं इसको हम आज इंशाल्लाह प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। और कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी कैसी इंजॉय हो करें आप? बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और अच्छा। बस इसीलिए शायद इंजॉयमेंट भी ऐसे थोड़ा देर भी हो गया आपके शो में आने की। चलें जी, गुड गुड गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि डेफिनेटली ओरल हाइजीन के लिए तो कोई मौसम नहीं है, ये तो आपकी पूरी थ्रू आउट द लाइफ आपकी ज़िंदगी का सर्कल है जिसे आपको लेके चलना होता है, मेंटेनेंस करनी होती है। थोड़ी सी ओरल हाइजीन पे बात करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे या थोड़ी देर में मैं उन पेशेंट्स के हवाले से बात करूँगी जिनकी बीमारी की वजह से जो है वो दांत कमज़ोर हो गए हैं। कोई ख़ास चीज़ जो इस मौसम में ओरल हाइजीन के हवाले से आप देखने वालों को सजेस्ट करना चाहें? देखिए, मैं यही कहूँगा कि ओरल हाइजीन तो ओवरऑल 12 महीने ही इंसान को केयर करनी चाहिए ओरल हाइजीन की। मगर इसमें क्या होता है कि इफ़ यू वेक अप एंड यू ब्रश योर टीथ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सुबह उठ के जब ब्रश करते हैं तो वो आफ्टर ब्रेकफास्ट करें ब्रश। लोगों का कॉन्सेप्ट पहले तो मैं थोड़ा सा चेंज, मैं अक्सर बोलता हूँ, अच्छा। मगर ये रिफ्रेशिंग होना चाहिए कि यू शुड ब्रश आफ्टर द ब्रेकफास्ट इफ़ यू आर टेकिंग अ ब्रेकफास्ट। अदरवाइज इफ़ यू आर स्किपिंग अ ब्रेकफास्ट इट्स समथिंग एल्स। यू कैन हैव अ माउथ वॉश एंड द टूथपेस्ट। ठीक है। ये एक ओरल हाइजीन को मेंटेनेंस का एक बेसिक नुस्खा है कि आप जो हैं वो ब्रश और माउथ वॉश, टूथपेस्ट और माउथ वॉश कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कीजिए। कॉम्बिनेशन मींस कि अगर आपके ब्लीडिंग गम्स हैं तो उससे रिलेटेड, अगर सेंसिटिव गम्स हैं तो उससे रिलेटेड, या नॉर्मल टूथपेस्ट और माउथ वॉश ये आप यूज़ करेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट का मतलब ये होता है कि रात भर जब आप सोए हुए होते हैं और जब आप उठते हैं तो जो सर्वाइवल होता है कैरीज़ का या आपके सलाइवा का, या उसमें जो बैक्टीरिया प्लाक इनहिबिट हुआ होता है वो सुबह में वो निकल जाता है फिर ब्रश से। तो सुबह की ब्रशिंग इज़ मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आफ्टर ब्रेकफास्ट मतलब जो आप सुबह आफ्टर मील, आफ्टर मील जो भी आप सुबह खाते हैं, जो भी आपका फर्स्ट मील है दिन का, जो आप पहला मील ले रहे होते हैं, उसके बाद आपको ब्रश करना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग अ सिंपल टी और ब्लैक टी, वॉट एवर कॉफ़ी, जस्ट ब्रश योर टीथ आफ्टर दिस। सही, मतलब फास्ट को जब आप अपने ब्रेक करेंगे, वो जो पूरे रात आप जो भूखे रहे हैं उसके बाद कोई भी चीज़ जब आप लेंगे, बट होता क्या है कि हम सुबह उठ के पहले ब्रश करते हैं उसके बाद मील लेते हैं। ये गलत। अब ये प्रैक्टिस ऐसी है कि आप विदाउट ब्रश आप कुछ खा नहीं पाते, आपको अजीब सा लग रहा होता है, वो साइकोलॉजिकल आप जो है वो एक बना हुआ है ना आपका। एक प्रोटोकॉल है पूरी दुनिया का, क्योंकि जब आप मेडिकल साइंस पे बात करते हैं तो आपको उस प्रोटोकॉल को ऑफ कोर्स एक रेफरेंस बनाते हैं। उसमें ये होता है कि आप जब सोकर उठते हैं तो यू कैन रिंस प्रॉपरली, आप कुल्ली कर सकते हैं, आप एक गिलास पानी पी सकते हैं। और सुबह उठते ही आपने जब इस सीज़न की बात की तो आप वाटर बॉटल अपने पास रखें। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एनीबडी कैन डू दिस, कि आपके पास हो। और एटलीस्ट आपको द होल नाइट में, क्योंकि एक दफ़ा आँख तो खुलती है, या सुबह आप जब उठें तो 2-3 गिलास पानी आप पी लें उठते ही। सही। तो यू डोंट नीड टू हैव अ ब्रश बिफोर ब्रेकफास्ट। जो बात आपने की उसमें वो वैसे ही आप कोशिश, ब्रशिंग के लिए आपको जब पता होगा और माइंड सेट हो जाएगा आपका, तो वो ऑटोमेटिकली आप फिर ब्रश जो है वो नाश्ते के बाद ही करेंगे। अच्छा, वैसे क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है आपने सुबह भी अपना जो नॉर्मल ब्रश किया वो भी, और आफ्टर मील भी आप कर लें, ये प्रैक्टिस कर लें? हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। ब्रश में ब्रिसल्स होते हैं और ब्रिसल्स जो हैं वो आपके मसूड़े और दांत पे लग रहे होते हैं। ठीक है। आप 10 दफ़ा भी ब्रश कर मर्जी भाई। ठीक है। और अगर डेंटिस्ट से आपकी मतलब कोई कोऑर्डिनेशन या कोई आपकी वो नहीं है, एक्सेस नहीं है, और आपको नहीं पता, तो आप 5, 6, 7 दफ़ा ब्रश कर सकते हैं। मगर बात यह है कि उसके प्रोज और कॉन्स होते हैं हर चीज़ के। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग गम्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके जो ब्रश है वो स्पेशली डिज़ाइंड है, मशीन बेस्ड है, रोटेटर है उसमें लगा हुआ है कि वो उसी तरह से रोटेट करेगा, मूव करेगा। मतलब जो ऑटोमेटिक ब्रशेज़ होते हैं, आप किस एंगल पे कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट क्या है, आप तो सिंपल जो भी आपको पता है उस तरह करेंगे।
तो क्या है कि उसमें बार बार एटलीस्ट ट्वाइस अ ब्रश योर टीथ इन 24 आवर्स। ओके, That's it. ये एक सेफ चीज़ है जो ये आप safe कर- ये इससे ज़्यादा करने वो तो आपके ऊपर है, 3 दफ़ा करें, 4 ठीक दफ़ा है, करें। right. व्हाट वी सजेस्ट टू द पेशेंट्स, हाँ। ब्रश योर टीथ फॉर 2 टाइम्स इन 24 आवर्स। ओके, एक आप कह रहे हैं कि आफ्टर सुबह ब्रेकफास्ट के And बाद, before फर्स्ट going मील to के bed. बाद, और एक जो है रात में बेड पे जाने से पहले जो है वो, ताकि आपका माउथ। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि आपने बेड पर कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है कि बिल्कुल जो आपका एंड हो रहा होता है डे, तो आप अपने खाना 7-8 बजे अगर खा लेते हैं तो रात को दूध पीते हैं, और उससे दूध पीने की भी वो जो प्रैक्टिस है, आई थिंक उसके भी बाद बिल्कुल एंड में जाके ब्रश करना चाहिए, क्योंकि दूध भी अगर आपके दांतों में रह जाता है तो डॉक्टर वो भी आपको क्या व्हेन करता यू आर है। गोइंग टू बेड Yes. जस्ट ब्रश योर टीथ। और ब्रश को कोशिश करेंगे इट शुड बी अवे फ्रॉम योर रेस्ट रूम, वॉशरूम के में नहीं होना चाहिए ब्रश। वॉशरूम में नहीं होना चाहिए नहीं, ब्रश जो है वो आपके रूम में होना चाहिए। ऐसा क्यों? जी हाँ, इसलिए कि उसमें ऑफ कोर्स आपका कोई भी ऐसी एसेसरी है, या कोई आपकी शेविंग स्टिक है, या आपका ब्रश है, आपका टूथपेस्ट है, माउथ वॉश तो आप रख सकते हैं, मगर टूथपेस्ट और टूथब्रश ब्रश शुड बी और हेयर ब्रश शुड बी इन द रूम। जहाँ पे भी आपका जो भी आपका रूम है उसको वॉशरूम में नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द फूड पार्टिकल्स, और ब्रश शुडंट बी कवर्ड, उसके अच्छा। ब्रिसल्स को कवर्ड नहीं होना चाहिए, अच्छा, लेकिन वो उससे तो कंटेमिनेशन होती है। वो तो कुछ लोग खास तौर पर कवर वाले ब्रशेस खरीदते हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो उस प्लास्टिक कवर से क्योंकि ऑलवेज कवर शुड बी इन प्लास्टिक ना, हाँ, इट्स मेड विद द प्लास्टिक, तो ये कंटेमिनेशन के चांसेस प्लास्टिक विद द प्लास्टिक और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्रश प्लास्टिक का ही होता है। सही। अच्छा, ये मैं आपको सच बात बता रही हूँ, ऐसे ही होता होगा, आपके घर में भी कोई ऐसा ज़रूर करता होगा। इतनी जल्दी में होते हैं हम सुबह ब्रशिंग के लिए, तो हार्डली 1 मिनट भी हम जो है उसको नहीं देते। टूथपेस्ट भी हमने बंद नहीं करना होता, वो भी बेचारा वैसे ही छोड़ देते हैं। ब्रश को भी अच्छे से आफ्टर ब्रश जो है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रश को प्रॉपर वॉश करें, उसमें पेस्ट रह जाता है, टूथपेस्ट भी खुला हुआ है, बस जल्दी 10 मिनट पहले नहीं उठेंगे, लेकिन काम जो है वो आधे अधूरे करके और उल्टा बिगाड़ के चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये प्रैक्टिस भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाती है? ऑफ कोर्स, अगर पेस्ट खुला हुआ है, देखिए कंटेमिनेशन इसमें क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं, डस्ट के फाइबर्स होते हैं, वो बहुत इजीली सरवाइव कर जाते हैं टूथब्रश के ब्रिसल्स में। वो बहुत मतलब ये समझें कि बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है किसी भी ऐसी चीज़ के सरवाइव करने के लिए, जिसके और वो चीज़ आपके फिर मुंह में जा रही होती है। तो टू बी ऑन सेफ साइड कि आप उसको ऐसी जगह पे रखें जहां आपको पता हो कि ये जगह रोज़ साफ़ होती है, ठीक है, और कमरे में भी, और इस जगह पे एक्सपोजर है, यानी कि मुझे पता है कि कहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है। राइट। अब कैबिनेट में, वॉशरूम में रखना, उसको एक अलग जगह पे रखना, मतलब ये एक तरीक़ाकार है जो बता रहा हूँ। वरना अगर आप वॉशरूम में भी रखा हुआ है या कहीं रखा हुआ है, तो ये आपने चूँकि ओरल हाइजीन पे बात शुरू की, तो मैं उससे रिलेटेड बातें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं ब्रश की टाइप्स की बात करूं, तो जब आप जाते हैं, सो मैं टूथपेस्ट पे भी बात करूंगी, माउथ वॉश पे भी, बट पहले अगर ब्रश की हम बात करें, तो आप अब तो इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आप जाएं तो पूरा रैक भरा हुआ है ना ब्रशेस से। उसमें आपको ऑटोमेटिक ब्रशेस भी मिलते हैं, बच्चों के लिए भी हैं, डिफरेंट हैं, शेप्स वाले भी हैं, हार्ड ब्रशेस भी हैं, सॉफ्ट ब्रशेस भी हैं। चॉइस क्या होनी चाहिए जो बेहतर ब्रश हो, जो नॉर्मल रूटीन में आप यूज़ कर सकें? देखें, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट, ये डिपेंड करता है कि आपके दांतों की कंडीशन क्या है, ठीक है, आपके गम्स की क्या कंडीशन है। Okay. आपके स्वेलन गम्स हैं अगर और ब्लीडिंग गम्स हैं, तो नेवर गो फॉर द हार्ड ब्रश और मीडियम ब्रश, यू विल गो फॉर द सॉफ्ट ब्रश। राइट। अगर आपको गम्स में स्वेलिंग है या आपको ब्लीडिंग होती है, हाँ। तो आपने सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। अगर आपको ब्लीडिंग होती है, महसूस नहीं, महसूस होना कि मुझे ब्लीडिंग होती है, एक होता है ब्लीडिंग गम्स होना कि व्हेनेवर यू ब्रश यू ब्लीड, योर आपके ब्रश में भी ब्लड आ जाता है, जी हाँ। ऐसा होता है। तो उसमें आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करेंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टूथपेस्टेज एंड माउथ वॉशेज, ऑल इट डिपेंड्स। फिर आपने जो डायबिटीज़ की बात की, उससे भी रिलेटेड है, वो भी आ रहा हूँ उस पर। उसके बाद अगर आपके पता होता है कि आप जैसे छालियाँ खाते हैं या पान खाते हैं या इस तरह के ईटर हैं, च्यू करते हैं, तो उसके लिए आप मीडियम या हार्ड टूथ ब्रश यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको गम्स का इशू नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि प्लाक और वो इतने ज़्यादा वो हार्ड स्टेन्स हो जाते हैं, बहुत हैवी स्टेन्स हो जाते हैं। इट शुड बी रिमूव विद द मीडियम और हार्ड टूथ ब्रशेस। ठीक है। इसके अलावा आपके दांत के टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि आप मतलब
कौन सा ब्रश जो है वो आपको यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों को सेंसिटिव हो जाता है, यानी वो फील करते हैं इफ़ दे आर यूजिंग अ हार्ड और मीडियम ब्रश, दे विल स्विच फ्रॉम द हार्ड एंड मीडियम टूथ ब्रशेज टू द सॉफ्ट ब्रशेज, तो उसमें उनका प्लाक रिमूवल सही नहीं हो रहा होता। ठीक है। प्लाक इज़ द सोर्स ऑफ कैरीज। ओके, राइट। प्लाक इज़ द बेसिकली अ लेयर ऑफ बैक्टीरिया, सही, जिसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशंस जिसकी वजह से होते आगे हैं। कैविटी होती है, जिसकी वजह से आगे वो दांत रूट कनाल पे जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके दांत लीजन बनाता है। तो दिस इज़ द मेन सोर्स। राइट। अच्छा, ये जो ऑटो ब्रशेज आ गए हैं, जो ऑटोमेटिक जी। ब्रशेज आ गए हैं, इट कॉस्ट अ लॉट, आपको काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिल रहे और होते हैं, ब्रांडेड हैं। ब्रांडेड हैं। और तो डॉक्टर साहब ये कितना सेफ है इसको, क्योंकि ये आप सेफ कहते हैं ना, इसलिए है क्योंकि जब आप किसी बच्चे को ब्रशिंग सिखा रहे होते हैं ना, तो ये ब्रश मतलब एज करना अ नहीं टीचर और एज अ एजुकेटर आप उसके लिए वो ब्रश एक दफ़ा ले सकते हैं। मैं तो कभी भी नहीं रेकमेंड करता, मैं तो करता हूँ आप अपनी रिस्ट और एंगुलर मूवमेंट से ब्रशिंग कराएं, चाहे वो 50 रुपये का टूथ ब्रश हो या 100 रुपये का टूथ ब्रश हो। एक बात कह रहा हूँ, अब अगर आप 500 रुपये का टूथब्रश या 600 रुपये का टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं तो एजुकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम जब वो एजुकेट हो जाता है तो वो एक्चुअली जो बच्चे होते हैं ना, एजुकेशन की ज़रूरत वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सही, बेस तो जब उनकी एक बेस बन जाती है, दे नो हाउ टू ब्रश, तो फिर उसके बाद उनको फिर आप कोई भी ब्रश दे दें, उन्हें फिर पता होता है कि हमने ब्रश को किस तरह, किस एंगुलर मूवमेंट पे, सर्कुलर मूवमेंट पे घुमाना है, कहाँ पे हमने उसको वर्टिकल रखना है, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल रखना है। मतलब वो खुद ही जा रहा होता है। एग्जैक्टली। और वो सफाई भी बहुत अच्छी कर रहा होता है, कर रहा। क्योंकि उसके ब्रिसल्स जो हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं और इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ मैनुअल टूथब्रशेस। सही। तो ये डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि आपको 50 रुपए का भी ब्रश मिल जाएगा और शायद 4-5 हज़ार रुपये में भी आपको ऑटोमेटिक पूरा सेट होता है, मेरे ख्याल से इट कॉस्ट अराउंड 15,000 टू 1500। यस, एग्जैक्टली, ऐसे ही कुछ उसकी कॉस्ट आ रही होती है। बट यस, अगर आप खुद प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं तो फिर आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। और अगर आप करना भी चाहें तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इट्स सेफ, आप ट्वाइस अ डे जो है वो आप ब्रशिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब ब्रशिंग की बात हो रही है कि किस तरह जो है वो ब्रश करना चाहिए? देखिए, सामने के जो दांत होते हैं उसको जो है आपने यूं ब्रश नहीं करना। नहीं करना, बिल्कुल आपने वर्टिकल मतलब उसको आपने वर्टिकल मूवमेंट में ब्रशिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल नहीं करनी, यानी कि सीधा नहीं करना, ऊपर नीचे करना है। और पीछे के दांतों पे आपने जो है सबसे पहले जो ऊपर की सतह जिसे अक्लूजल प्लेन बोलते हैं, वहाँ पे आपने ब्रशिंग करनी है, दोनों साइड्स पे ब्रशिंग करनी है, ऊपर के साइड पे भी करनी है। एक ब्रशिंग में तकरीबन 1.5 मिनट लगता है। सही, 1.5 मिनट में आप प्रॉपर अपनी ब्रशिंग कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप कुछ सोचते हुए, गाना गाते हुए ब्रशिंग कर रहे हैं या वैसे ही कर रहे हैं, या कुछ आप सोच रहे हैं तो गुस्से में कर रहे हैं तो 3 से 4 मिनट भी लग जाते हैं, मगर ब्रशिंग सही नहीं होती उसमें। ओके, राइट। तो इसलिए प्रॉपर अटेंशन ब्रशिंग पे दें। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है मैक्सिमम। ओके। अच्छा, जो आप टंग क्लीनर हैं वो भी कुछ ब्रशेस में लगे होते हैं, सो वो, और जो नॉर्मली हम ये बच्चों को भी प्रैक्टिस नहीं कराते और ख़ुद भी नहीं करते कि हमें जो है ना अपनी टंग को क्लीन करना है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी वजह से भी बीमारियाँ होती हैं? ये मैं डॉक्टर साहब से जानूँगी आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं और ओरल हाइजीन, अपने दांतों की हिफाजत, मैं पहले भी इस हवाले से काफ़ी सारे प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन बार बार इस बात को दोहराना या नॉकिंग करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो जितनी बार भी आप कर लें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी भी उस चीज़ में बेहतरी की ज़रूरत है। अगेन, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन हम अपनी एफ़र्ट जो है वो करते रहेंगे ताकि मे बी कहीं कोई गलती हो रही हो तो उसमें जो है वो बेहतरी आ सके। डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रश कौन कौन सा किस तरह की, अगर सेंसिटिविटी है आपको तो आपको सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, अगर आप पान, छाल या गुटखा का इस्तेमाल करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए तो आपको जो है वो हार्ड और मीडियम ब्रश जो है वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, उन लोगों का भी बता दें, जैसे हमें भी बात करी थी, कुछ पेशेंट होते हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला होते हैं या डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, होता क्या है दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, इस डर से कि कहीं दांत गिर ना जाए, टूट ना जाए, शायद वो ब्रशिंग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है, उसकी वजह से फिर और दांत खराब होने लग जाता है। देखिए, इसमें क्या है कि एक डायबिटीज़ मेलाइटिस जो प्रॉब्लम है, क्रॉनिक एक बीमारी है, और वो अगर आपने इनबॉर्न की हुई अपने पेरेंट्स से या किसी भी सिबलिंग्स, ऑफ कोर्स ये आपको पता है ये एक हेरिडिटरी है और ये जेनेटिक्स में होती है, और या आपको अगर वैसे ही शुगर हो गई है
तो शुगर में जो है ना वो इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा गम्स पे और दांतों पे, जी। इवन हीलिंग पे बहुत ज़्यादा सही। इम्पैक्ट पड़ता है। और ये टेस्ट जो है आपको फ्रीक्वेंट कराते रहने चाहिए और डायबिटिक पेशेंट को पता भी होता है। तो हम डेंटिस्ट इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं और मरीज़ को अवेयर कर देते हैं। ब्रशिंग की बड़ी अहमियत है डायबिटीज़ में। अच्छा। जी हाँ, यानी कि वो कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। ट्रू। तो इसमें ये है कि आप अगर दांत, बहुत से लोग डर के मारे रिलैक्टेंट होते हैं, हिचकिचाते हैं ब्रश करूँ नहीं करूँ। ब्रशिंग टूट ना अगर जाए प्रॉपर दांत, ब्रशिंग करें और अगर आपके दांत मोबाइल हैं तो उसकी डीप क्लीनिंग स्केलिंग डेंटिस्ट करेगा, जिससे अच्छा। दांत मजबूत होंगे आपके। ओके। सफाई से दांत कमज़ोर नहीं होते, मजबूत होते मजबूत हैं। होते ये हैं। डिपेंड कर रहे होता है कि सफाई किस नौइयत की है, किस तरीके से हो रही है, सही। क्या मेथड अडॉप्ट किया गया है। अगर सफाई नहीं होगी तो वो तो और ज़्यादा कैलकुलस जमा होकर बोन रिजॉर्प्शन करेगा और गम्स और दांतों के दरमियान एक खला पैदा करेगा, जिसमें सारी गंदगी जमा होगी और पेरियोडोंटल लिगामेंट्स नहायत ही लूज़ होना शुरू हो जाएंगे। सही। पेरियोडोंटल लिगामेंट्स जो होते हैं वो लिगामेंट्स आपको पता है कॉमन हमारे गम्स में जो मजबूती देते हैं, जो स्ट्रॉन्ग करके गम्स और रखते हैं मसल्स बोन को। के साथ मिलकर दांत को मजबूत करने के लिए। जब लिगामेंट्स लूज होने शुरू हो जाते हैं तो दांत में ग्रेड 1 मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। सही। तो एंड इट बिकम्स वेरी लूजन इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी लाइक इंटरेस्ट और एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। राइट। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक बात हो गई कि अगर आप डायबिटिक किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि दांत हिल रहे हैं तो मैंने ब्रश नहीं करना। ब्रश आपको लाजमी करना है, बट सॉफ्ट ब्रश का जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं, आम लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि बीमारी की वजह से मेरे दांत झड़ना शुरू हो गए हैं, गिरने लग गए हैं, और ऐसा होता है इवन कि डिस्प्ले के जो फ्रंट के आपके दांत हैं वो तक जो है वो गिरने लग जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, आधा दांत टूट गया, रूट रह गई। अब जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको कहता है कि आपने तो अपना HbA1c 3 महीने का टेस्ट 4 महीने का लेके आना है, अगर वो नॉर्मल होगा तो मैं ट्रीटमेंट शुरू करूँगा। ये ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। फिर क्या किया जाता है मैं ऐसे बता देता पेशेंट हूँ। के लिए? इसमें पेशेंट की देखिए डायबिटीज़ जो है, हर डायबिटिक पेशेंट अपना इलाज कर रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल कोई कंट्रोल कर होम्योपैथ, रहा कोई होता है। एलोपैथ, कोई हकीम से, मतलब जो भी है वॉट एवर, और वो कंट्रोल्ड होते हैं बहुत से लोगों की। बहुत कम पेशेंट मैंने ऐसे 15-16 सालों में देखे हैं जो जिनको परवाह नहीं है कि वो डायबिटिक हैं। बहुत कम देखे हैं, मतलब 100 में 2 देखे फिर होंगे। ज़िंदगी भी उनकी परवाह नहीं करती हाँ, है। मैं यही कह रहा हूँ। तो मगर ज़्यादातर 95% पेशेंट्स जो होते हैं वो अपने लिए मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, केयर भी कर रहे होते या हैं। इंसुलिन पे होते हैं। अब HbA1c जो है वो कभी भी आप टेस्ट जब कराएंगे तो उसी बेस पे ही आपका काम होता है। मतलब अगर 7 है किसी की नॉन डायबिटिक की, तो इट मीन्स कंट्रोल पे आप काम कर सकते हैं। इवन 7.5 है उस पर भी हम फिर उसकी डोज एडजस्ट करवाते हैं। अच्छा, एज अ ठीक है। डेंटिस्ट ओके। बढ़वाते हैं उसको, बीच में सेट करवाते हैं उसको उसी ड्यूरिंग द प्रोसीजर के बाद फिर हम उसको मॉनिटर करते हैं और उसके टेस्ट जो हैं वो हम फ्रीक्वेंट करवाते हैं। थायराइड से बेस्ड टेस्ट भी कराते हैं। फिर उसके नॉर्मल उसका हेमोग्लोबिन लेवल भी देखते हैं। फिर उसको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं जो स्ट्रेंथन होता है शुगर फ्री अच्छा। डायबिटिक, जो डायबिटीज़ में कंट्रोल करके उसके कैल्शियम लेवल को इम्प्रूव कराएगा, स्ट्रेंथन करेगा बोन को। तो डायबिटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे आप लोग आपस में एक कोऑर्डिनेशन करके एक नहीं, अब पेशेंट को चूंकि लेकर। हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों का पता भी है। अच्छा, तो मगर आप खुद ही suggestions दे अगर रहे हो हाँ, क्या? अगर डायबिटोलॉजिस्ट के साथ वो कंसर्न है तो मैं कुछ चीज़ें उससे क्वेश्चनर बनाकर उससे पूछ लेता हूँ कि अच्छा। नेक्स्ट विजिट पे आप ये सारी चीज़ें मुझे मालूमात दीजिएगा, उसकी बेस पे मैं फिर आपका ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करूँगा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑप्शन क्या होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए कि वो ये जो दांत हिलना शुरू हो गए हैं उनको किस तरह सेव कर सकता है कि वो टूटे ना, या उन्होंने टूटना ही है? जो शुगर हाई हो जाती है कुछ लोगों को तो उनके साथ ये होता है, बिल्कुल नमनेस हो जाती है, दांत खराब होने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, या जो अभी नहीं गिरे नज़रें भी थोड़ी कमज़ोर होती हैं। नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान करके जाती है डायबिटीज़ इज़ द बेसिकली अ मदर ऑफ ऑल डिजीज। एग्जैक्टली ऐसा ही है। डॉक्टर साहब क्या करें, उन दांतों को इंतजार करें कि वो गिर जाएंगे नहीं, या फिर क्या करें? मैं यही अर्ज कर रहा था आपसे कि डोंट वेट एंड गो टू द डेंटिस्ट। उसकी ठीक है। वजह ये है कि क्लीनिंग उसकी हो, या वजूहात क्या है हिलने की। बहुत सी हो सकता है वो डायबिटीज़ की वजह से नहीं हिल रहे हो ना, ये तो आप कह रही हैं या एक आम आदमी को पता है। मगर ये तो जब वो आएगा उसके एक्सरेज लिए जाएंगे, उसकी हिस्ट्री ली जाएगी, क्लिनिकल देखा जाएगा पेशेंट को, उसके बेस पे बात होगी फिर।
अच्छा, फिर आप मगर दांत अगर आपको फील होते हैं, एंड इफ़ यू आर अ डायबिटिक यू शुड रश टू द डेंटिस्ट, ताकि आपका एक एटलीस्ट एक रूट कॉज डिफाइन हो जाए, और उसके बाद आप आगे जाके आपको एक मतलब एक ट्रैक पे डाल दे डेंटिस्ट कि अब आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है। वो डिस्क्रिशन है मरीज़ की कि उसको फॉलो करे या ना करे, Right. मगर उसके जहन में और नॉलेज में एक चीज़ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका दांत टूट भी जाता है तो फिर देयर इज़ सम ऑप्शंस कि आप इम्प्लांट करा सकते हैं, डेंचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि फिर आप स्माइल करने से जो है वो घबरा रहे होते हैं, आपकी पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी सी जो है आपको लग रहा होता है कि ख़राब हो गई है। एक बात करूंगा आपकी कि डेंटल इन्फेक्शन की वजह से भी डायबिटीज़ आपकी बढ़ती है और इंसुलिन लेवल आपका जो है वो कम होता है। ओके, ये अगर डेंटल इन्फेक्शन अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो आप चबा नहीं रहे, और आप चबा नहीं रहे तो सलाइवा वो जूस सीक्रेट नहीं कर रहा जो इंसुलिन बनाती है आपके खाने के जूस से। ये अल्लाह का निज़ाम है। और इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाइट करने से और चप के जाती हैं, निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंट्रोल रहता है। प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से भी इंसुलिन कम बनती है। तो जो मिसिंग टूथ में होते हैं और वो ये सोच के दांत नहीं लगवाते कि हमें शुगर है, इट्स अ लेमैन सेंटेंस एंड लेमैन एक्सक्यूज। ओके, ये बिल्कुल मैं अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, सख्ती से इसकी मैं वो करता हूँ कि इसको मतलब इसके अगेंस्ट हूँ कि कोई इसलिए काम नहीं करवा रहा। भाई आपके दांत का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही, लेकिन ज़रूर करवाइए, क्योंकि और देखें ये तो हमें सिखाया भी जाता है, हमारा दीन भी सिखाता है कि आप छोटे छोटे निवाले लें और अच्छे से उनको चबाएं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना इसमें सलाइवा मिक्स होता है तो डाइजेशन जो है उसमें वो बड़ी हेल्प कर रहा होता है। सो अच्छे डॉक्टर के पास जाइए ताकि वो आपके मेडिकल जो भी आपकी कंडीशन है उसको देखते हुए जो है, और डॉक्टर साहब और इस तरह के बेशुमार डॉक्टर्स हैं जो एवरी सिटिंग आपको एक पूरा प्लान बना के दे देते हैं। अगेन बात वो आती है ना कि बहुत महंगे होते हैं, बट ये लोग आपको प्रॉपर प्लान बना के दे देते हैं, और डॉक्टर साहब एवरी सिटिंग आप लोग उसको इंस्टॉल इस तरह एवरी विजिट पे जी, हाँ इस तरह आप लोग जो है उस चीज़ को प्लान कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब क्योंकि अभी इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैं अगर सिंध की बात करूँ या पंजाब में भी लोगों को मुँह में छाले हो जाते हैं, वो जो प्रोटेक्शन लेयर है वो डैमेज हो जाती है, खाना पीना बिल्कुल सेंसिटिविटी फील होने लग जाती है, क्या करना चाहिए उसमें? देखें ये मुंह में छाला, एक तो मैं बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, वो छाले से मुंह में नहीं होते, वो छाले आपको पे रैश पूरे बॉडी में होता है। वो आपका एक बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम होता है जो कि किसी का कम होता है, किसी का लेवल पे होता है, किसी का बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, कि उसको किसी भी मौसम में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, स्किन भी ड्राई नहीं होती, ऐसे भी लोग हैं। इम्यूनिटी इतनी बहुत अच्छी होती है, वो आपको दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जितना भी सर्द से सर्द हो उनकी स्किन वैसी ही रहती है, ऑटो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। मगर ऐसे कम लोग होते हैं, ये होते मतलब अल्लाह की तरफ से। मगर आपको एहतियात करनी चाहिए। मुंह के छालों के लिए सबसे पहले मैंने आपसे जैसे बताया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और तकरीबन आपने मेरे ख्याल से 8 से 12 गिलास पानी तो आपने लाजमी पीना है, लाजमी। इससे अगर कम पी रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं अपने लिए। और दूसरी बात ये कि कोशिश करें कि आप जो है वो कोई अच्छा सा एंटीसेप्टिक माउथ वॉश अपने इस्तेमाल में रखें। अगर आप नहीं रखते तो एटलीस्ट इन सीजन्स में ज़रूर रखें जिन सीजन में आपको पता होता है कि मेरे मुंह में अल्सर्स की सर्वाइबिलिटी का चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात कहूँ मैं आपको, शायद माउथ वॉश का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सारे लोगों में है भी, और कुछ फ़ीसद लोग होंगे जिनमें बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने कभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, वो कहते हैं कि बेजा खर्चा है, इसका क्या करना, जाके और 10,000 जगहों पे खर्चा कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ की बल्कि बड़ा सस्ता 50-60 रुपए की बॉटल है, हाँ, या 100 रुपए की बॉटल, चले 100 रुपए की बॉटल है जो 1 महीने चलती है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब आप काउंट कर लीजिए कि वो रोज़ का कितना कंज्यूम कर रहा है। अगर वो पान और छालिया या दूसरे काम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आप उसकी कॉस्ट लगा लें और उसकी लगा लें। बहरहाल इस बहस में नहीं जाते हैं। हाँ। और वो पानी में मिला के तो इट लास्ट मे बी मोर देन अ मंथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मतलब आपने माउथ वॉश को जो है वो पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करना होता है इन सम केसेस। यस, और उसमें डॉक्टर आपको बताता है कि अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराया है तो आपको अलग माउथ वॉश यूज़ करना है, नॉर्मल रूटीन में आपको अलग यूज़ करना होता है। इसमें भी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। नमक का पानी जो है वो कितना बेहतर है, मुनासिब चीज़ है? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, नमक और फिटकरी डाल के भी आप, अगर माउथ वॉश आपको महंगा लग रहा है, हाँ, तो नमक और फिटकरी डाल के भी आप, अगर हाइपरटेंसिव हैं तो उसमें डिस्प्रिन
डाल लीजिए, ठीक है, और थोड़ी सी फिटकरी डाल लीजिए, ओके, और उसकी कुल्ली कर लीजिए। वो भी आपके लिए हाँ, एज अ माउथ वॉश मगर है। बहुत से गम्स जो हैं वो एलर्जिक होते हैं, ठीक और है। तो उनके लिए फिर आपको एक स्पेशल क्लोरोहेक्सिलीन बेस्ड माउथ वॉश देने पड़ते हैं, जिसमें मुख्तलिफ पोटेशियम नाइट्रेट, और वो देखना पड़ता है कि किस पेशेंट को क्या आप दे रहे हैं। बहुत से लोगों को कॉम्बिनेशन माउथ वॉशेस देने पड़ते हैं, 2 सही। माउथ वॉशेस देने पड़ते हैं, जो ओके। जी हाँ, जो सेंसिटिविटी को भी कंट्रोल कराता है और साथ साथ ब्लीडिंग गम्स को भी देखता है। नॉर्मल कंडीशन में यू कैन हैव अ माउथ वॉश, आप एंटीसेप्टिक कोई भी माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके मुंह में फ्रीक्वेंट छाले वगैरह होते हैं, और अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा आप तली हुई चीज़ें ना लें ओके, गर्मी के मौसम में। फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें प्लीज़। राइट। अच्छा, एक जेल भी आता है ना, वो नॉर्मली मुंह में यूज जेल कर लेते हैं। ये सब तो फिर मेडिकेशन पे आ जाए। Medications मैं है। तो एक आपसे एक आप एक प्रिकॉशनरी precautions चीज़ें, बता रहे हैं। वो तो आपको जाहिर सी बात है, जेल उस वक्त लगाना है जब चीज़ें बिगड़ने की तरफ जाएं, यानी छाले ख़त्म ही नहीं हो रहे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जिस तरह अब हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें, जिस तरह आपने कहा डॉक्टर रेकमेंड करता है, जेल है, फॉलिक एसिड दिया जाता है इसके इस्तेमाल के लिए, वो भी हेल्पफुल है? फॉलिक एसिड आप रोज़ खा सकते हैं, रोज खा उसमें कोई सीजन से नॉट उसमें, क्योंकि नॉर्मली अगर मुंह में ऐसा हो तो खाया जाता है, बट आप कह बेसिकली रहे हैं फॉलिक एसिड इज द डेफिशिएंसी ना, टू Okay. कंट्रोल द डेफिशिएंसी। ठीक है। ये तो आपको सर्दियों में भी डेफिशिएंसी हो सकती है, गर्मी गर्मियों में भी हो सकती है। ये तो मतलब किसी वजह से नहीं हुई, वो तो डेफिशिएंसी है आपको। वो 20 साल की उम्र में भी हो सकती है, 30 साल की उम्र में भी हो सकती है, 50 साल की, तो यू कैन हैव अ फॉलिक एसिड, मगर उसकी एक मिकदार है, उसकी भी एक कंडीशन है। आप फॉलिक एसिड ये नहीं कि आप साला साल खाते ही रहें, बोलता चला बढ़ गया उसको और प्रॉब्लम। नहीं, 1 साल भी खिलाते हैं हम लोग। अच्छा, ओके, ये डिपेंड करता है, अगर आपको मतलब जाहिर सी बात है कोई लीकोप्लेकिया या लीकोप्लानिस का कोई पेशेंट है तो उसको साल 2 साल खिलाते हैं, मगर डिपेंड करता है कि किन कंडीशन। मगर नॉर्मल फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी अगर आपके में है और वो हमें ओरली नज़र आ रही है तो आप ले सकते हैं। राइट। बट ये आपको डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा फॉलिक जी एसिड? बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो आपको तो रेकमेंड conditions है। करेंगे और वही आपको बताएंगे कि आपने इतने अरसे इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो है वो आपने इस चीज़ को छोड़ देना है। बट इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अगेन डॉक्टर साहब ने कहा कि जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करें। अच्छा, हमें लगता है क्योंकि पानी का ना वो आपको फ्लेवर चाहिए होता है, तो फ्लेवर के चक्कर में आप ये कोला ड्रिंक्स और सोडा ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है ना वो आपके और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सादी चीज़ों का, या लेमनेड है, आप या लस्सी है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। दही इनकी का जो इस्तेमाल तासीर है, बहुत बिल्कुल अच्छा है। इनकी दही आप- तासीर जो है ना वो आपको थोड़ा ठंडा और सुकून देती है। डॉक्टर साहब, ब्रश की आपने बात की, मैं आपसे टूथपेस्ट के हवाले से भी बात करना चाहूँगी। वो भी काउंटर पर एक लंबी रेंज होती है, मज़े मज़े के जो है ना वो मार्केटिंग की हुई है उन्होंने। देखिए, बिजनेस भी है ना, बिजनेस भी है और बिजनेस भी चलाना है। जेल भी हैं, फ्लोराइड भी हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, हर तरह का टूथपेस्ट मौजूद बिजनेस है। इन अ सेंस मैं ये कह रहा था सना कि अब बिजनेस इस सेंस में है कि लोगों ने अपनी अब फैक्ट्रियां बना ली हैं, हाँ, और इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें नहीं पता, वो मतलब उस प्रोफेशन से वो वाबस्ता नहीं है, फार्मासिस्ट से उनका इंटरेक्शन नहीं है। मैंने एक बिज़नेस शुरू कर दिया जी, अच्छा बिज़नेस है, इसमें प्रॉफिट है, आप ये शुरू कर दो। ठीक है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आई नेवर प्रिस्क्राइब अ सब स्टैंडर्ड टूथपेस्ट, माजरत के साथ, ठीक यहाँ है। चाहे वो जिस तरह का भी मरीज़ हो। मैं कहता हूँ अगर तुम नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो पैसे जमा करके पेस्ट खरीदो, मुझे फ़ीस नहीं दो मगर पेस्ट यही वाला लो। उसकी वजह ये है कि आई ऑलवेज रिकमेंड अ गुड टूथपेस्ट, जो कि साल से जिसकी रिकमेंडेशन है, Okay. एक कंपनी का नाम है, उसमें इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर हैं, हमें पता है इस चीज़ का। सही। बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ एडवाइज़र, दिस इज़ माय मोरल एंड ह्यूमनली ड्यूटी कि मैं उसको सही चीज़ लिख के दूँ। सही, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब, उमूमन ऐसा होता है कि अच्छा, हम पेस्ट ब्रांड तो डेफिनेटली, क्योंकि कुछ राइट्स का नहीं, प्रॉब्लम branded- होता है तो हम ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकते, बट आप ये तो बता सकते हैं कि अगर आप आप पेस्ट खरीद रहे हैं तो आपको ये इंग्रेडिएंट्स अगर उसमें हैं तो वो जो पेस्ट है वो आपके लिए बेहतर है, उसका देखिए, इस्तेमाल मैं आप कर बताऊं सकते आपको कि ये डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल टूथपेस्ट में देखें, नॉर्मल टूथपेस्ट में सोडियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ट्राइक्लोसान आप यूज़ करते हैं जब यहाँ आपके normally bleeding फ्लोराइड gums की होते बात हैं। की जाती है। फ्लोराइड तो होता ही होता है, फ्लोराइड बेस्ड। अच्छा, बहुत सी कंडीशन में फ्लोराइड एक्सेस फ्लोरिडेशन के पेशेंट को तो फ्लोराइड बेस्ड पेस्ट देता ही नहीं है, सही। उसको दूसरी कंपनीज के पेस्ट देने होते हैं। तो कि कौन सा है, मगर हमेशा मेडिकेटेड टूथपेस्ट हो या नॉर्मल पेस्ट हो, आप अच्छी कंपनी का पेस्ट प्रिस्क्राइब करें। Alright. दुकान में वो जाएगा तो दुकान वाला तो आपको पता है कि उसको तो चीज़ अपनी फार्मेसी, उसको पता है ये चीज़ तो बिक ही रही है हमारी, बिक ही रही। इसको थोड़ा सपोर्ट करना है, आप ये ले जाएं तो वो ले। ये लेगा कि जी
ट्रू ट्रू। तो इसलिए जो है जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, अच्छा इन्होंने ब्रश पर इन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह का ब्रश जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो आपकी टेक्निक है वो काउंट करती है। और 1 महीने बाद ब्रश फेंक दें। 1 महीने बाद ब्रश जो है मतलब जब आप नेक्स्ट ग्रॉसरी लेने जाएंगे तो आपने नए ब्रशेस लेने एक ब्रश अपने लिए ले लें। अगर आप नॉर्मल 50-60 रुपए का ब्रश यूज कर रहे हैं, हाँ, तो जस्ट डिस्कार्ड आफ्टर अ मंथ। अच्छा लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते। मैं तो हर मरीज को बताता हूं 2 से 3 महीने लोग इस्तेमाल करें, या इससे भी मैक्सिमम ज्यादा 40 डेज, मैक्सिमम 40 That's डेज, ठीक है राइट। तो जो एवरी क्वालिटी ऑफ ब्रश है हाँ उसके सामने 40 डेज इज इनफ। जी, या तो ब्रश ऐसा हो, वो तो फिर आप यू कैन यूज इट फॉर 2 मंथ्स। मगर मैं तो एक एवरेज आदमी के लिए एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। राइट, ये एक नॉर्मल रूटीन है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। बट अगर आप अच्छा ब्रश यूज़ करें तो फिर आप उसको तकरीबन 1.5 महीने तक, जिस तरह इन्होंने कहा कि आप उसको लेके जा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा होता क्या है, बच्चों को हम ये कहते हैं कि अभी तो इनके मिल्क टीथ हैं, दूध के दांत हैं, इन्होंने तो टूट ही जाना है, फिर जो आएंगे वो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। बट हर एज में ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन हो या 55 हो, हर उम्र में जो है वो ब्रशिंग आपकी ज़रूरत है। और जब आप अच्छा खाएंगे तो आपकी सेहत भी बेहतर आएगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके आने का। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।